नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जिसने सच पूछिए तो पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कुछ ऐसा था मानो किसी ने एक पुरानी बोतल का ढक्कन खोला हो और उसमें से एक जिन बाहर आ गया हो। एक ऐसी ताकत जिसके पास दुनिया बदलने की शक्ति थी, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम उस जमाने में चलेंगे जब छपाई होती ही नहीं थी। फिर मिलेंगे गुटेनबर्ग से और जानेंगे उनकी उस क्रांतिकारी खोज के बारे में। वहां से देखेंगे कि कैसे आइडियाज का, विचारों का एक ऐसा धमाका हुआ जिसने क्रांतियों को जन्म दे दिया और ये लहर भारत तक भी पहुंची। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन शब्दों की विरासत क्या है जिन्होंने आज की हमारी दुनिया को बनाया है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोई किताब नहीं है, कम से कम वैसी तो बिल्कुल नहीं जैसी हम आज जानते हैं। उस दौर में ज्ञान, नॉलेज एक बहुत ही कीमती खजाने जैसा था। ऐसा खजाना जो बहुत कम लोगों के पास था, जिसे गिने चुने लोग ही देख पाते थे, समझ पाते थे। तो किताबें बनती कैसे थीं? सब कुछ हाथ से होता था, जिन्हें हम पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। एक एक अक्षर को बड़ी ही बारीकी और ध्यान से लिखा जाता था। इसे सुलेख या कैलीग्राफी कहते हैं। मतलब ये अपने आप में एक आर्ट था, एक कला थी। पर जरा सोचिए, एक पूरी किताब लिखने में कितना वक्त, कितनी मेहनत लगती होगी। महीनों, सालों लग जाते थे। और यही वजह थी कि ये किताबें हद से ज्यादा महंगी और बहुत ही दुर्लभ होती थीं। तो यहाँ पे दो दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थी हाथ से लिखी पांडुलिपियां, जो खूबसूरत तो थीं लेकिन बहुत महंगी और बनाने में बेहद धीमी। और दूसरी तरफ एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी की उम्मीद थी जो ज्ञान को, नॉलेज को हर एक इंसान तक पहुंचा सके। और बस यही वो पहेली थी, यही वो बड़ी चुनौती थी जिसे गुटेनबर्ग का आविष्कार सुलझाने वाला था। और बस यही हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एंट्री होती है योहान गुटेनबर्ग की, अपने उस क्रांतिकारी आविष्कार के साथ जो सब कुछ बदलने वाला था। मजे की बात यह है कि गुटेनबर्ग कोई बहुत बड़े विद्वान या पादरी नहीं थे। वो तो एक सुनार थे, एक गोल्डस्मिथ्स। धातुओं के साथ काम करने का उनका जो हुनर था, जो तजुर्बा था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ज्ञान बस कुछ लोगों के हाथों में कैद होकर रह गया है, और उन्होंने ठान लिया कि इसे बदलना है। तो गुटेनबर्ग का मैजिक था क्या? असल में ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि तीन कमाल के आइडियाज का एक मिक्सचर था। पहला, उन्होंने धातु के छोटे छोटे अलग अलग अक्षर बनाए जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, इन अक्षरों को तेजी से बनाने के लिए उन्होंने सांचे ईजाद किए। और तीसरा और सबसे शानदार, उन्होंने वाइन यानी अंगूर का रस निकालने वाले प्रेस को देखा और सोचा, क्यों ना इसे ही थोड़ा बदलकर कागज पर छापने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बस काम हो गया। साल था 1455 के आसपास का। गुटेनबर्ग ने अपना पहला बड़ा काम पूरा किया, बाइबल छापी। और कितनी कॉपीज बनाई? करीब 180। अब आज के जमाने में 180 तो कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन उस समय के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप सोचिए, ये उतनी किताबें थीं जितनी शायद कोई एक इंसान हाथ से लिखते लिखते अपनी पूरी जिंदगी में भी ना बना पाता। ये मास प्रोडक्शन की, बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत थी। और ऐसा भी नहीं था कि बस जल्दी जल्दी कुछ छाप दिया। नहीं, गुटेनबर्ग की छपाई की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि लोग देखकर हैरान थे। उस वक्त के एक बहुत बड़े विद्वान थे जो आगे चलकर पोप भी बने। उन्होंने लिखा, ये लिखावट इतनी साफ और पढ़ने में आसान है कि इसे बिना चश्मे के भी आराम से पढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि एक नया दौर, एक नया युग शुरू हो चुका है। तो अब जिन बोतल से बाहर आ चुका था, और उसने आते ही क्या किया? देखिए, जैसे जैसे जानकारी तेजी से फैली, उसने एक तरफ तो ज्ञान और आज़ादी की ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन साथ ही सदियों से जो सत्ता और सिस्टम बना हुआ था, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। शुरुआत तो बाइबल छापने से हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ये प्रिंटिंग प्रेस एक धार्मिक क्रांति का सबसे ताकतवर हथियार बन गया। जब मार्टिन लूथर ने चर्च के तौर तरीकों पर सवाल उठाए, तो उन्होंने अपने विचारों को कागज पर छापा। और देखते ही देखते वो विचार पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गए। नतीजा, जो लोग सत्ता में थे उन्हें हरकत में आना पड़ा और इतिहास में पहली बार किताबों पर पाबंदी लगाई गई।
और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब कोई आइडिया, कोई विचार एक बार फैल जाए, तो क्या उसे सच में काबू किया जा सकता है? प्रिंट ने पहली बार दुनिया को इस सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इस बड़े बदलाव का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर हुआ, ये समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मिलिए मेनोकियो से। 16वीं सदी के इटली में एक आम चक्की चलाने वाला। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि छपाई की ताकत असल में कितनी गहरी थी। देखिए, छपाई की वजह से अब किताबें सिर्फ महलों या मठों में कैद नहीं थीं, वो मेनोकियो जैसे आम लोगों के गांव तक पहुंचने लगी थीं। और उसने वो किया जो पहले उसके लिए नामुमकिन था। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब एक आम आदमी पढ़ना शुरू करता है तो क्या होता है? वो सवाल पूछना शुरू करता है। मेनोकियो ने जो भी पढ़ा उसे आंख बंद करके मान नहीं लिया। उसने बाइबल को अपने तरीके से समझा और ईश्वर के बारे में ऐसे विचार बनाए जो चर्च की सिखाई बातों से एकदम अलग थीं। लेकिन मेनोकियो की कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। चर्च के लिए उसके विचार खतरनाक थे। उसे धर्मद्रोही करार दिया गया और आखिरकार उसे अपने विचारों की वजह से मौत की सजा दे दी गई। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि विचारों की इस नई आज़ादी के साथ असली खतरे भी जुड़े हुए थे। तो मेनोकियो की कहानी से हमें पता चलता है कि प्रिंट का असर एक इंसान पर और धर्म पर क्या हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द इन्हीं छपे हुए शब्दों ने दुनिया को हिलाकर रख देने वाली राजनीतिक क्रांतियों की आग को भी हवा दी। 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी लेखक ने छपे हुए शब्द की ताकत को महसूस करते हुए लिखा, इसलिए कांपो दुनिया के तानाशाहों। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक यकीन था। लोगों को अब ये लगने लगा था कि छपे हुए शब्द में किसी भी तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है फ्रांसीसी क्रांति। प्रिंट ने ही वोल्टेयर और रूसो जैसे बड़े बड़े विचारकों के आइडियाज को शाही महलों से निकालकर आम लोगों की चाय की दुकानों तक, उनके घरों तक पहुंचाया। इन विचारों में तर्क की, बराबरी की, आज़ादी की बात थी और इनसे एक ऐसा माहौल बना जहां लोग सदियों से चले आ रहे सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर क्रांति की आग भड़का दी। चलिए, अब अपनी कहानी का रुख यूरोप से भारत की ओर मोड़ते हैं। यहाँ आकर इस आविष्कार ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया, एक नया मकसद पाया। देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने गुलाम भारत के इतिहास को कैसे एक नई शक्ल दी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है गोवा में, जब पुर्तगाली मिशनरी इसे अपने साथ लेकर आए। लेकिन जल्द ही ये सिर्फ धर्म प्रचार का जरिया न रहकर भारतीय समाज में बहस का और राष्ट्रवाद का एक बहुत ताकतवर मंच बन गया। जेम्स हिक्की के बंगाल गज़ेट जैसे शुरुआती अखबारों से लेकर देश प्रेम से भरे प्रकाशनों तक प्रेस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। इतना अहम कि अंग्रेज़ों को इसे काबू में करने के लिए कड़े से कड़े सेंसरशिप कानून बनाने पड़े। तो यहाँ पर प्रेस का एक दोहरा चेहरा साफ दिखता है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत इसका इस्तेमाल अपने शासन का गुणगान करने के लिए कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी इसी प्रेस का इस्तेमाल अंग्रेजी राज को चुनौती देने, समाज सुधार पर बहस करने और पहली बार एक पूरे भारत की साझी पहचान बनाने के लिए कर रहे थे। तो अब हम अपनी कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं और सवाल वही है, इस जिन ने आखिर हमें दिया क्या? प्रिंटिंग प्रेस की वो कौन सी विरासत है, वो कौन सी देन है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रिंट ने सिर्फ किताबें नहीं छापी, इसने उस मॉडर्न दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज जी रहे हैं। इसने ज्ञान को कुछ खास लोगों के हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। इसने रिफॉर्मेशन, रेनेसा और साइंटिफिक रेवोल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को मुमकिन बनाया। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने हमें सोचने का, सवाल करने का एक नया तरीका सिखाया। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर प्रिंट ने, छपे हुए शब्दों ने हमारी आधुनिक दुनिया को बनाया, तो आज की ये डिजिटल स्क्रीन, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की कौन सी दुनिया बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।